नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आखिरकार वो दिन आ चुका है जिसका वर्षों बरस से इंतजार था हर एक डीएलएड और बीएड छात्र को। दोस्तों, देखा जाए तो बीएड बनाम बीटीसी का मामला आज निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है और ये नाजुक मोड़ है। अगर छोटी सी भी गलती किसी ने कर दी तो हमेशा हमेशा के लिए वो बाहर हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर खतरे की घंटी है तो वो सिर्फ बीएड कैंडिडेट्स के लिए है, क्योंकि बीएड कैंडिडेट्स के ही भविष्य का निर्धारण होगा कि उनको रहना है या बाहर जाना है। और साथ ही साथ अगर बीएड का इंक्लूजन होता है तो ऐसे में बहुत सारे डीएलएड या बीएसटीसी या जेबीटी जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी खतरे की घंटी होगी, क्योंकि बहुत सारे कंपटीशन के फेर में छंट सकते हैं। तो ये मामले हैं, अपनी अपनी पीड़ाएं हैं, अपने अपने दर्द हैं, सभी समेट कर पहुंचे हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय। देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय इसमें एक बड़ा फैसला सुनाएगा और आज की डेट में देखा जाए तो ये मैटर 10:30 बजे से सुना जाएगा। ये केस स्टेटस भी अपडेट हो चुका है। देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस डिटेल्स हैं, डायरी नंबर दिया है सेक्शन 15 के अंतर्गत। केस नंबर यहाँ पर देखिए रजिस्टर्ड है, प्रेजेंट लिस्टेड ऑन है 11 जनवरी 2023। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अनिरुद्ध बोस एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सुधांशु धूलिया। सुधांशु धूलिया जी एक ऐसे एडवोकेट हैं जो लगातार इस मैटर पर आर्गुमेंट के साथ साथ क्वेश्चंस भी रेज कर रहे हैं। बहुत सारे प्रश्न सुधांशु धूलिया जी ने किए हैं और ज़्यादातर देखा जाए तो जो डीएलएड कैंडिडेट्स हैं उनके पक्ष को सुधांशु धूलिया जी ने ही रखा है। भले ही वो प्रश्नों के आधार पर प्रश्न रखे गए हों, सबसे बड़ा सवाल खुद की तुलना सुधांशु धूलिया जी ने एक डीएलएड कैंडिडेट से की कि अगर मान लीजिए कि मैं डीएलएड कैंडिडेट हूं, एनसीटी से डायरेक्ट सवाल था, मीनाक्षी मैम रिप्रेजेंट कर रही थी एनसीटी को, तो उन्होंने क्वेश्चन किया सुधांशु धूलिया जी ने कि मान लीजिए मैं एक डीएलएड कैंडिडेट हूं, मेरा पूरा जीवन इसी में लगा हुआ है, मेरा गोल, मेरा सब कुछ डीएलएड है, मैंने इस कोर्स में एडमिशन इसी वजह से लिया था कि इसमें कोई और नहीं आएगा, यानी कि प्राथमिक में सिर्फ मैं ही हूं, लेकिन ऐन वक्त पर किसी दूसरे कोर्स को आप अलाउ कर दोगे तो मेरे भविष्य का, मेरे अधिकारों का क्या होगा? क्योंकि मैं तो लिमिटेड हूं, बाउंडेड हूं 1 to 5 के लिए, 6 to 8 हायर सेकेंडरी या 11, 12, 10 इन सब कक्षाओं के शिक्षण के लिए तो मैं एलिजिबल ही नहीं हूं, मेरे पास बेसिक क्राइटेरिया ही नहीं फुलफिल कर रहा हूं। जबकि जो बीएड है उसको हायर एजुकेशन के लिए आपने अलाउड कर रखा है, अब उनको एक अतिरिक्त एडिशनल मौका दे रहे हो, तो ये कैसे चलेगा? और साथ ही साथ इन्होंने इसकी भी आलोचना की कि आप 6 महीने का ब्रिज कोर्स क्यों ला रहे हैं? अगर बीएड कैंडिडेट्स आप क्वालिटी टीचर्स की बात कर रहे हो कि क्वालिटी टीचर्स को अपॉइंट करना आरटीई एक्ट 2009 के अंतर्गत आता है, तो कौन सा क्वालिटी टीचर होगा जो पहले से सारी एलिजिबिलिटी को एक्वायर कर रहा है वो, या जो सिलेक्शन के बाद 6 महीने का एक ब्रिज कोर्स करेगा और फिर वो बेसिक क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा? तो ये बहुत बड़े क्वेश्चन है दो। और साथ ही साथ ये भी प्रश्न रहा कि कहां आपने सर्वे किया कि जो योग्य अभ्यर्थी हैं वो नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने कहा केवीएस के अनुशंसा पर आपने पूरा अमेंडमेंट कर दिया, तो क्या केवीएस पूरा इंडिया है? उन्होंने साफ तौर पर कहा क्या केवीएस पूरा इंडिया है? पूरा देश केवीएस पर ही डिपेंडेंट है। और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं और भी बहुत सारे भर्ती बोर्ड हैं, क्या उनका आपने सर्वे किया है? उनके सर्वे के आधार पर क्या आपने ये कंक्लूजन निकाला? ये भी एक बड़ा सवाल एनसीटी से कहा गया। तो दोस्तों, ये बहुत ही बड़े टर्निंग पॉइंट्स हैं जिनका जवाब देने में एनसीटी क्या एमएचआरडी भी निरुत्तर रहे हैं। और साथ ही साथ एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एएसजी ऐश्वर्या भाटी मैम जो रिप्रेजेंट कर रही थी भारत सरकार को, उनसे भी डायरेक्ट सवाल ये किए गए थे कि क्या आपके नज़रों में बीएड कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं? तो साफ तौर पर उनका जवाब था कि नो, बीएड कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल, बट
वी आर गोइंग थ्रू अ ब्रिज कोर्स ऑफ 6th मंथ। उन्होंने बाद में जोड़ा कि हाँ बिल्कुल सही बात है कि बीएड कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं हैं, इसी वजह से तो हम 6 महीने का ब्रिज कोर्स ला रहे हैं। ये भी बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था दोस्तों, और इन्हीं सभी पॉइंट्स के आधार पर सुप्रीम कोर्ट आज बीएसटीसी का भी पक्ष जानने का प्रयास करेगी, और इसके बाद में भी फिर से एनसीटी कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट लेके आए या एएसजी मैम कुछ अपना जो है आर्गुमेंट रखें, अन्यथा फिर ये केस जो है यहाँ से ऑर्डर इसका रिजर्व हो जाएगा। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से पता नहीं क्या कुछ डिसीजन आने वाला है, और यहाँ पर बीएड कैंडिडेट्स की भी अपनी समस्याएं हैं। एनसीटीई ने जब संशोधन कर दिया, गैजेट निकाल दिया, और 2018 में जब ये चीज़ें घटित हुई तो 18 के बाद बीएड कॉलेजों में एडमिशन की बाढ़ आ गई, और 18 के बाद से जिन अभ्यर्थियों ने डीएलएड ना करके बीएड में डायरेक्ट एडमिशन लिया, अगर कोई विपरीत आदेश आता है तो उन बीएड कैंडिडेट्स का क्या होगा, ये भी एक विचारणीय प्रश्न है। एक ऐसे नाजुक मोड़ पर यह केस जा पहुंचा है जहां से जज साहब को भी लगता है कि इसमें क्या कुछ आखिरकार डिसीजन दिया जाए जो कि सबके लिए समान रूप से लागू हो। यहाँ पर राज्यों की भी बात आई है। पॉलिसी मैटर की अगर बात कही जाए तो पॉलिसी मैटर बताया गया है, और ये जो है एएसजी मैम ने कहा है कि ये पॉलिसी मैटर है। तो पॉलिसी मैटर की अगर हम बात करें तो कोई एक संस्था हर एक राज्य के नीतिगत फैसलों को कैसे जो है यहाँ पर ओवरकम कर सकती है। मतलब कि केंद्र सरकार की एक नामित संस्था जो एमसीटी है, उसने ऐसे नियम को बना दिया जो कि हर एक स्टेट पर लागू नहीं होते हैं। मान सकते हैं कि कहीं पर डीएलएड कैंडिडेट्स की कमी होगी, जैसे उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया गया कि 68,500 शिक्षक भर्ती आई, जिसमें 41,000 ही लगभग कैंडिडेट पास हो पाए थे, बाकी की सीटें खाली रह गईं। तो ऐसे में क्या राजस्थान जैसे राज्यों में ये लागू हो पाएगा, जबकि राजस्थान में बहुत ही ज़्यादा बीएसटीसी के कैंडिडेट ऑलरेडी वहाँ पर जो है मौजूद हैं। तो ये बहुत सारे तथ्य हैं और बहुत सारी बातें हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने कल ही जान ली हैं। अब इसमें बहुत कुछ मामला नहीं बचा है, और पूरी दोस्तों उम्मीद है कि आज की डेट में ये मामला जो है रिजर्व हो जाएगा और यहाँ से एक बड़ा डिसीजन निकल के आएगा। अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ बीएड के छात्रों के जो मजबूत पक्ष हैं वो यही है कि जो भी एलिजिबिलिटी को डिसाइड करने वाली संस्था है वो एनसीटीई है। एनसीटीई ही एक ऐसी संस्था है जो ये डिसाइड करती है कि किस मतलब लेवल पर कौन सा टीचर किन एलिजिबिलिटी के साथ अलाउ होगा, और उसी एनसीटीई ने बीएड कैंडिडेट्स को अलाउ कर दिया है, और बशर्ते उसकी कंडीशन लगाई है कि 6 महीने का इनको ब्रिज कोर्स करना होगा। और सबसे बड़ी बात कि जब राज्य और केंद्र के नियमों में कॉन्फ्लिक्ट हो तो शिक्षा का जो मामला है ये समवर्ती सूची में आता है, और समवर्ती सूची में अगर देखा जाए तो केंद्र को ये पावर होती है कि वो अपने रूल्स को बनाएगी, और जब भी विवाद की स्थिति आएगी तो केंद्र के बनाए गए नियमों को ही सही माना जाएगा और उसी को प्राथमिकता दी जाएगी। तो यहाँ पर भी यही मामला है। तमाम सारी राज्य सरकारें हैं जो बीएड को अलाउ कर रही हैं, बहुत बाहर कर रही हैं, तो ऐसे में कॉन्फ्लिक्ट है। और एमएचआरडी जो केंद्रीय संस्था है और केंद्र सरकार ने डिसाइड किया कि भाई बीएड को अलाउ हम करेंगे, तो यहाँ पर एक ये भी मजबूत पॉइंट बीएड के पक्ष में जाता है। और बाकी देखा जाए तो सब कुछ बीएड के निगेटिव है, और यहाँ से जज साहब ने ये खुद अपने मुखारबिंदु से शब्द निकाले हैं कि एक आध चीज़ों को अगर देखी जाए तो उनको छोड़ करके मेरिट पर अगर केस को हम डिसाइड करें तो आपके खिलाफ सब कुछ है, मतलब कि आपके अगेंस्ट है सब। ये एएसजी मैम को डायरेक्टली कहा है। अगर किसी ने लाइव हियरिंग कल देखी होगी तो उसने ये चीज़ें सुनी होंगी, क्योंकि दोस्तों मैं कोई गलत चीज़ नहीं बताता हूँ, जो भी मैंने आंखों देखी सुनी है और देखा है, समझा है, जांचा है, परखा है, उसी के आधार पर मैं कंक्लूजन देता हूं। और बाकी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बैठे
दो न्यायमूर्ति ये डिसाइड करेंगे कि आखिरकार इस मामले में क्या कुछ होने वाला है। और बहुत कुछ उन्होंने कल सुन भी लिया है, समझ भी लिया है। अब इसमें जो है ज़्यादा मामला बचा नहीं है और मैं तो यही चाहूँगा कि ये मामला जल्द से जल्द फाइनलाइज हो जाए, क्योंकि इसके चलते बहुत सारी भर्तियां रुकी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में ही 51,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब का जारी हो गया होता, लेकिन इसी विवाद के चलते अभी तक कोई भी विज्ञापन, यहाँ तक कि इवन टीटी का भी विज्ञापन नहीं आ पाया है। तो इन्हीं बातों के साथ दोस्तों वीडियो को खत्म करेंगे, लेकिन सभी लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर बिल्कुल करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लेटेस्ट लाइव इंफॉर्मेशन आपको इसी चैनल के माध्यम से ऑथेंटिक तरीके से दी जाती है। और दोस्तों 10:30 बजे से जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो जाएगी, हम पल पल की अपडेट इस चैनल के माध्यम से आपको पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के साथ आप सभी से हम विदा लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।